यस हेलो स्टूडेंट, जैसे अपन इससे प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर रहे थे अपने पास एक प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग का एट लो एनर्जी पर इफेक्टिव रेंज थ्योरी के द्वारा एनालिसिस किया था। तो अपने पास मैं लास्ट इस स्कैटरिंग टॉपिक के अंदर एक और रिवाइज टॉपिक कई बार पूछा गया है कि हाई एनर्जी स्कैटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं बात कर रहा हूँ importance of high energy scattering। पहले अपन ये और एनालिसिस कर लें कि हाई एनर्जी स्कैटरिंग इन द बोथ आर स्कैटरिंग आर एप्लीकेबल या ओनली वन ऑफ दीज। एनपी स्कैटरिंग एंड पीपी स्कैटरिंग, दो टाइप की स्कैटरिंग है अपने पास, ठीक है। एनपी स्कैटरिंग का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग और पीपी स्कैटरिंग का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। तो इसमें से हाई एनर्जी पर कौन सी स्कैटरिंग इंपॉर्टेंस है और कौन सी एप्लीकेबल है। तो इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इम्पॉसिबल द एनपी स्कैटरिंग एट हाई एनर्जी। ये बताते हैं कि हाई एनर्जी पर एनपी स्कैटरिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आर नॉट इंड्यूस या नॉट ऑब्जर्व्ड एट हाई एनर्जी एनपी स्कैटरिंग। बाय दिस, ऐसा क्यों? बट पीपी इज इजिली इंड्यूस एट हाई एनर्जी, ठीक है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि ये एट हाई एनर्जी पर ये इजिली हाई एनर्जी पर इंड्यूस हो सकती है, बट इज कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट पॉसिबल एट हाई एनर्जी। इसका बेसिक रीजन अपन ने जब डिफरेंस किया था पीपी स्कैटरिंग और एनपी स्कैटरिंग में, कि इस स्कैटरिंग में, कौन सी में, एनपी में, न्यूट्रॉन बीम बम्बार्ड की जाती है ऑन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस रीजन। सो द हाई एनर्जी मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन बीम इंड्यूस करना इम्पॉसिबल है। बाय दिस कि न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, सो इन आइसोलेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेंसिव एंड डिटेक्शन आल्सो भी द कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए तो अपन पीपी स्कैटरिंग मोर इंपॉर्टेंट या मोर इजीली है इन कंपैरिजन टू एनपी स्कैटरिंग। मतलब प्रोटॉन बीम को हाई मोनो एनर्जेटिक बीम प्रोड्यूस करना थोड़ा इजी है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन को हाईली एनर्जी तक आइसोलेटेड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हाई एनर्जी पर पीपी स्कैटरिंग इजिली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की जाती है, इसका इंपॉर्टेंस होता है। बट एनपी स्कैटरिंग नॉट एट हाई एनर्जी इंपॉर्टेंस बट हैव द एट लो एनर्जी मोर इंपॉर्टेंट द एनपी स्कैटरिंग इन कंपैरिजन टू पीपी स्कैटरिंग। इसमें एक बेस्ट एडवांसमेंट ये है कि एट जीरो एनर्जी not possible, but this is possible at the zero energy because in this interaction is independent of charge, but in this depend on the charge, is a Coulomb interaction. So barrier energy, so even is a finite value, ठीक है। but at low energy analysis is also applicable in effective range theory for PP। PP के लिए भी लो एनर्जी स्कैटरिंग इंपॉर्टेंस की है। क्यों? उसका एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये तो अपने तो मैं कई टाइप के बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये इजी है। पहला बेसिस में क्या ले रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटली हाई एनर्जेटिक बीम प्रोड्यूस करना और प्रोटॉन इज इजी है इन कंपेरिजन टू न्यूट्रॉन। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुई? हाई एनर्जी पर पीपी हो। बट इन द हाई एनर्जी रेंज द एनालिसिस इज कॉम्प्लिकेटेड by means in the partial wave analysis the scattering amplitude is function of the order L, और for the high energy L बराबर 1 2 3, but at low energy L बराबर 0 पर लेते हैं ऐसे स्कैटरिंग। तो for corresponding to L बराबर 0 the complication जो अपने पास derivation is the easy, but in the higher order or the special order of higher order are the complicated। तो एनालिसिस इज द कॉम्प्लिकेटेड इन द हाई एनर्जी रेंज। इसीलिए कहते हैं कि अपने पास
हाई एनर्जी पर पीपी स्कैटरिंग को एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस करना थोड़ा सा इजी है, बट एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट बाय दिस व्हाई यू रिक्वायर्ड द हाई एनर्जी स्कैटरिंग, हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड क्यों पड़ी, अपने उसके ऊपर जाए। चलो कॉम्प्लिकेंसी तो हो सकती है, अपना टारगेट कोई ऐसा होगा जो लो एनर्जी पर गेन नहीं हो पाता है। तो ऐसा कौन सा फैक्ट है जो लो एनर्जी स्कैटरिंग के ऊपर अपन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, बट हाई एनर्जी पर अपन इसको इंड्यूस कर सकते हैं। तो मैं यहां बात कर रहा था पहले कि इजी है हाई एनर्जी पर पीपी स्कैटरिंग, और पीजी स्कैटरिंग एट हाई एनर्जी पर क्या इंपॉर्टेंस है। पहले मैंने बता दिया कि एट हाई एनर्जी पीपी स्कैटरिंग इज एप्लीकेबल, ठीक है, बट नॉट एनपी। उसमें है कि न्यूट्रॉन की हाई एनर्जी बीम प्रोड्यूस करना कॉम्प्लिकेटेड है या इम्पॉसिबल भी है, बट पीपी में प्रोटॉन हाई एनर्जी स्कैटर्ड करना, फर्मी डिराक एनालिसिस एप्लीकेबल होता है पीपी में, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल स्टेज होता है। लेकिन हाई एनर्जी पर कॉम्प्लिकेंसी क्या है, एनालिसिस, कि एनालिसिस यूजिंग पार्शियल थ्योरी, पार्शियल वेव थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड और हायर ऑर्डर एल बराबर 1 2 3 रोबोट। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है बस अचीवमेंट फॉर दिस ऑर्डर स्कैटरिंग बाय मीन्स in the nucleon system, nucleon proton also nucleon, neutron proton also with nucleon कि at high energy in excited higher energy state observation is gained by this scattering। क्या अपन ग्राउंड स्टेट लोवेस्ट स्टेट का जो ऑब्जर्वेशन है, इंफॉर्मेशन है, इज गेट बाय दैट लो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग एल बराबर 0, उसको एस वेव स्कैटरिंग कहते हैं। क्या हुआ कि लो एनर्जी पर, क्या बता रहा हूं कि लो एनर्जी पर L बराबर 0 ऐसे स्कैटरिंग के द्वारा लो एनर्जी या लोवेस्ट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट इंफॉर्मेशन आउट की जाती है। लेकिन अपन स्टडी करना चाहते हैं हायर एनर्जी स्टेट्स में ऑफ न्यूक्लियन, तो हायर एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियन के बीच की स्टडी करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर रीजन इज द हाई एनर्जी रीजन, और उसकी कंप्लीट कॉम्प्लिकेंस स्टडी करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है डेरिवेशन, बट बाय दिस मोर इंफॉर्मेशन इज आउट बाय दिस एनालिसिस। इसके द्वारा कई इंफॉर्मेशन आउट होती है, जिसमें पहला पॉइंट जैसे अबाउट मास एंड चार्ज डेंसिटी, चार्ज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आउट करने के लिए अपने पास हाई एनर्जी स्कैटरिंग एप्लीकेबल करनी होती है। सेकंड टाइप ऑप्शन है कि अबाउट चार्ज डिपेंडेंसी, चार्ज डिपेंडेंसी इंफॉर्मेशन भी आउट नहीं होती है। अबाउट टू सैचुरेशन प्रॉपर्टी, सैचुरेशन नेचर ऑफ न्यूक्लियन इंटरेक्शन, न्यूक्लियर इंटरेक्शन की सैचुरेशन नेचर की प्रॉपर्टी को इंड्यूस करने के लिए हाई एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आउट आती है, ठीक है। मतलब कई टाइप की इंफॉर्मेशंस हैं जो अपने पास इसकी
इंटरेक्शन की स्टडी लो एनर्जी पर आउट नहीं हो पाती है। हाई एनर्जी स्कैटरिंग में अपन को उसकी डेंसिटी, सैचुरेशन, चार्ज डिपेंडेंसी या अपने पास और भी ऐसी कोई अदर प्रॉपर्टीज होती है जो लो एनर्जी के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन आउट नहीं कर सकते हैं, तो अपन हाई एनर्जी स्कैटरिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, दो पार्ट या दो साइड के बारे में बात कर चुका हूं कि पीपी स्कैटरिंग का लो एनर्जी पर इंपॉर्टेंस और हाई एनर्जी पर इंपॉर्टेंस की बात कर चुका हूं कि हाई एनर्जी की से क्या आउट हो सकता है, लो एनर्जी से क्या आउट होता है। इजी कौन सी है कि एनपी एट हाई एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड है पर लो एनर्जी पर उसकी इंपॉर्टेंस है वो अपन आउट करते हैं ऐसे स्कैटरिंग से। पर हाई एनर्जी पर पीपी स्कैटरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा एक्यूरेसी या ज़्यादा इजीली होती है और उसके द्वारा अपन हायर ऑर्डर इंटरेक्शन L बराबर 1 2 उसका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा जो एनालिसिस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा कई इंपॉर्टेंस जो प्रॉपर्टीज है अबाउट टू न्यूक्लियर इंटरेक्शंस फाइंड आउट होती हैं। इसलिए अपन को हाई एनर्जी स्कैटरिंग की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यदि अपन हाई एनर्जी स्कैटरिंग में स्पिन डिपेंडेंसी से अपन बात करें, सेंट्रल नॉन सेंट्रल फोर्स, एक अपने पास पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में, न्यूक्लियन पोटेंशियल या न्यूक्लियस पोटेंशियल भी कह सकते हैं। पोटेंशियल किस टाइप का होना चाहिए, ये भी हाई एनर्जी के ऊपर अपने स्कैटरिंग के इंफॉर्मेशन आउट से कर सकते हैं, जिसका नाम एक दिया गया हार्ड कोर पोटेंशियल। हार्ड कोर पोटेंशियल के बारे में आपने सुना जो न्यूक्लियस पोटेंशियल होता है, न्यूक्लियस में हार्ड कोर पोटेंशियल एज्यूम किया गया किसके बेसिस पर, जो हाई एनर्जी स्कैटरिंग इसका आउटिंग है। तो किस चीज का फेनोमेना है ये, कौन सी इंफॉर्मेशन के द्वारा किस थ्योरी के बेसिस पर हार्ड कोर पोटेंशियल को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो हार्ड कोर पोटेंशियल का जो एज्यूशन है वो है कि न्यूक्लियस में सेंट्रल फोर्स ही नहीं अदर टाइम नॉन सेंट्रल फोर्सेस भी अप्लाइड होते हैं। तो हार्ड कोर पोटेंशियल को अपन मैथमेटिकल टर्म से मैं एक बार डिफाइन करूं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूक्लियस पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन टू रीजन, is infinitive if x is less than 0.343 फर्मी ऑर्डर का होता है, मतलब x इज द रेंज, मतलब कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस पर कि इतने से कम डिस्टेंस है वहां पर पोटेंशियल इज वेरी हाई सैचुरेशन, हाई वैल्यू गेट टू दिस नॉट द इन्फाइनाइट टेंस। इन्फाइनाइट कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि इसमें किसी भी पार्टिकल का पेनेट्रेशन या इंटरेक्शन नहीं होता, हाई डेंसिटी रीजन है, लेकिन वो ऑर्डर डिस्टेंस क्या है 0.343, 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी तो टोटल रेडियस है वो ड्यूटेरॉन की। तो इससे कम रेडियस, इससे कम डिस्टेंस के ऊपर तो इन्फाइनाइट हार्ड कोर पोटेंशियल है। दूसरा अपने पास यहां पर जो पोटेंशियल है कई टर्म्स का होता है, सेंटर पोटेंशियल रीजन होता है, एक अपने पास टेंशन रोटेशन होता है, S12 से नाम देता है, ये टेंसर ऑपरेटर है S12, नॉन सेंट्रल फोर्स की टर्म नाम है। LS कपलिंग का भी देते हैं, LS कपलिंग SLS देते हैं, मतलब एंगुलर स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑर्बिटल मोमेंटम पोटेंशियल भी आता है केवल PLSLL, मतलब ये कब है, when x is greater than 0.343 फर्मी। देखिए न्यूक्लियस में एक रेंज डिफाइंड की, एक डिस्टेंस डिफाइंड की फ्रॉम द सेंटर कि फाइनाइट डिस्टेंस से लेस डिस्टेंस पर पोटेंशियल टेंड्स टू इंफिनिटी मींस हार्ड कोर, मतलब हायर डेंसिटी कांस्टेंट रीजन। इससे बाद में भी जो स्मॉल डिस्टेंस बच गई यहाँ से लेकर 1.2 फर्मी तक,
वहां जो पोटेंशियल होता है कंप्लीटली सेंट्रल नहीं होता है। देखो ये VC, ये प्योर सेंट्रल पार्ट को बता रहे हैं, प्योरली सेंट्रल पोटेंशियल, ठीक है। ये नॉन टेंसर नोटेशन को नाम देते हैं टेंसर पोटेंशियल, ठीक है। यह है LS कपलिंग का मतलब स्पिन, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंट्रैक्शन पोटेंशियल। लास्ट वाला ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मोमेंटम इंट्रैक्शन पोटेंशियल। कई टाइप के पोटेंशियल टर्म में इसको अपन हार्डकोर पोटेंशियल का नाम दिया कि हार्डकोर पोटेंशियल की टर्म को, अब दिस हार्डकोर पोटेंशियल इज इंड्यूस्ड ड्यू इज एक्सप्लेन बाय द मैसोन थ्योरी, मैसोन एक्सचेंजिंग। जैसे न्यूक्लियर पोटेंशियल को एक एक्सचेंजिंग पोटेंशियल माना गया है, मतलब न्यूक्लियस के बीच में कोई फंडामेंटल पार्टिकल का एक्सचेंजिंग होती है, उसको मैसोन थ्योरी के नाम में डोट करते हैं, तो मैसोन पार्टिकल की एक्सचेंजिंग माना गया है, ठीक है। तो अपन दूसरा कि इज डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शंस, बट टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अंडर दिस फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में टोटल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इस फंक्शन ऑफ द स्पिन पाउली स्पिन मैट्रिक्स, जैसे ये अपने पास S12 एक टेंसर मैट्रिक्स है, इज द फंक्शन ऑफ पाउली स्पिन मैट्रिक्स सिग्मा 1 सिग्मा 2, मतलब दो न्यूक्लियर सिस्टम है, तो अपने पास इन दोनों न्यूक्लियर सिस्टम के रूप में अपन इस टाइप का एक हार्डकोर पोटेंशियल को अपन इसके टर्म में डिफाइन करके इसका एक्सटेंशन करेंगे, इसको अपन हार्डकोर पोटेंशियल। तो देखिए मैसोन थ्योरी के बेसिस पर इंड्यूस किया गया कि स्पिन मैट्रिक्स पाउली मैट्रिक्स का फंक्शन होता है, इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, और जिसकी रेंज को अपन हार्डकोर पोटेंशियल को एक फाइनाइट डिस्टेंस से लेस पर इनफाइनाइट और एक फाइनाइट रीजन के अंदर जो रीजन इसकी इनफाइनाइट का मतलब न्यूक्लियस रीजन तक अपने पास इसको कई पोटेंशियल्स का मिक्सचर होता है, इसको नॉन सेंट्रल पोटेंशियल की टर्म में भी इंक्लूड किया जाता है, इसे फाइनाइट क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू होता है। तो PP हाई एनर्जी स्कैटरिंग का इंपॉर्टेंस, और जिसके द्वारा अपन मेन इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियर पोटेंशियल इसमें हार्ड कोर पोटेंशियल, ठीक है, हमदा जोन द रेड पोटेंशियल भी डिफाइन किया गया था, वो इसी बेसिस पर अपने पास ये एनालिसिस करेंगे। तो अब अपन स्पिन या टेंसर जो स्पिन मैट्रिक्स यहाँ पर ये S12 ये एक स्पिन टेंसर मैट्रिक्स है, इंट्रैक्शन मैट्रिक्स है, और न्यूक्लियस के बीच में पाउली स्पिन मैट्रिक्स का फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू ऑल एवरेज 0 होनी चाहिए, लेकिन ये हर डायरेक्शन में टेंसर में डायरेक्शन के साथ इसकी वैल्यू वेरीज होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इस ऑपरेटर को डिफाइन करके इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अपने पास ठीक है, तो अपन हार्डकोर पोटेंशियल को डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर इसका फर्दर हमदा जोनाथन रेड हाफ कोर पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर जो अपने पास एक टॉपिक आएगा टेंसर ऑपरेटर, इसको अपने कहते हैं कि अपने पास न्यूक्लियस में नॉन सेंट्रल पोटेंशियल होता है। जो सेंट्रल पोटेंशियल नॉन सेंट्रल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा बेसिकली और देख लें। सेंटर पोटेंशियल रिलेटिवली कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होता है, ओनली डिपेंड ऑन द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर या बिटवीन। रिलेटिवली कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता। एक होता है सेंट्रल पोटेंशियल, एक होता है नॉन सेंट्रल। वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी बोला जाता है। वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल का मतलब होता है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के द्वारा ऑर्बिटल एक मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है जो स्पिन से इंटरेक्ट करता है, और उसके द्वारा एक नॉन सेंट्रल पोटेंशियल कपलिंग हो जाती है, ठीक है, उसको अपन वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो सेंट्रल पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियन
ठीक है, बट दिस डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट, relatively coordinate of nucleons. न्यूक्लियंस के रिलेटिवली कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, जबकि वो ओनली सेपरेशन पर, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो, रिलेटिवली मैग्नीट्यूड इज ओनली फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर, बट इज दिस डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है अपन से लेफ्ट साइड में एयर डिस्टेंस पर होगा तो अलग फोर्स होगा, राइट साइड में होगा तो अलग फोर्स होगा। सेकंड पॉइंट ले लें अपन, स्पिन इंडिपेंडेंट होता है ये, स्पिन इंडिपेंडेंट, बट दिस स्पिन डिपेंडेंट, ये टाइम रिवर्सल इनवेरेंस होता है। इसे टाइम रिवर्सल का मतलब फोर्स स्पेस थ्योरी के अंदर टाइम फंक्शन होता है, नॉन सेंट्रल पार्ट में टाइम रिवर्सल इनवेरेंस होता है। फोर्थ है वेलोसिटी डिपेंडेंट, वो तो हो गया अपने पास पोटेंशियल, जो सेपरेशन पर करता है स्पिन, मतलब इस पाउली मैट्रिक्स का फंक्शन होता है क्या, नॉन सेंट्रल फोर्स, बट ये पाउली मैट्रिक्स का फंक्शन नहीं होता, ओनली सेपरेशन डिस्टेंस का फंक्शन होता है। ठीक है, टाइम इनवेरेंस होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर ये कंजर्व्ड होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो अपन सेंट्रल फोर्स एक सेपरेशन का डिपेंडेंस फोर्स होता है, जबकि अपने पास नॉन सेंट्रल फोर्स इसकी स्पिन ओरिएंटेशन, कोऑर्डिनेट ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, जबकि वो ऐसा नहीं है। वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल होता है, जबकि वो इंडिपेंडेंट होता है। टाइम रिवर्सल इनवेरेंस होता है, टाइम रिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस है सेंट्रल नॉन सेंट्रल पोटेंशियल्स में। अब जिस न्यूक्लियस में ओनली एग्जिस्ट द परफेक्टली सेंट्रल पोटेंशियल, दे आर हैव द value of quadrupole moment is 0, but the exist the non-central potential, they are not the quadrupole moment is 0 and non-zero, have the non-zero, may be negative may be positive। ये इसका एक्सपेरिमेंटली एविडेंस है कि अपने पास एक्सपेरिमेंटली एविडेंस क्या है कि सेंट्रल पोटेंशियल नॉन सेंट्रल पोटेंशियल पार्ट होगा। तो अपने जनरल फॉर्म में सेंट्रल नॉन सेंट्रल पोटेंशियल को 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया कि अपने पास न्यूक्लियस फोर्स है, सेंट्रल नॉन सेंट्रल फोर्स के एज्यूप्शन से डिफरेंस है, तो 2-3 या लाइनों का डिफरेंस अपन यहां नोट कर सकते हैं। इन द न्यूक्लियस द फोर्स इज डिवाइडेड इन 3 टर्म्स। फर्स्ट V1, नाम से V1 का नाम दे दिया मैंने, प्लस V2, यहां सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, प्लस थर्ड पोटेंशियल टर्म आल्सो भी डिस्टेंस, लेकिन इन ओरिएंटेशन का डिपेंडेंस भी होता है S12, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एज द पाउली मैट्रिक्सेज फॉर द कपलिंग न्यूक्लियॉन्स या इंटरेक्टिव न्यूक्लियॉन्स। पर एस देखो यहां पर जो पार्ट है फर्स्ट, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, सेंटर पोटेंशियल, वो सेम। दिस पार्ट इज, तो V2 इज द सेंट्रल, V2 तो सेंट्रल पार्ट है, लेकिन इज कंबाइंड बाय द स्पिन ओरिएंटेशन। ठीक है, मतलब ये स्पिन ओरिएंटेशन पार्ट होता है इसमें, ओरिएंटेशन पार्ट। थर्ड में ये नॉन सेंट्रल पार्ट है, और यहां पर S12 इज द टेंसर मैट्रिक्स है, टेंसर ऑपरेटर कह सकते हैं, ऑपरेटर। ये स्पिन टेंसर ऑपरेटर आल्सो द फंक्शन ऑफ द स्पिन मैट्रिसेस। तो यहां 3 पार्ट है एक न्यूक्लियस को, बेसिकली
सेंट्रल नॉन सेंट्रल एज्यूशन के द्वारा इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर द पाउली मैट्रिक्स एज डिपेंड ऑन द स्पिन ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहां पर जो अपन पास में बात कर रहा हूं टेंसर ऑपरेटर, इसको अपन ऑपरेटर को कैप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल जनरली फॉर्म में लिखा नहीं गया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 3 सिग्मा 1 डॉट आर के सिग्मा 2 डॉट आर के माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। सिंपल में ऐसा भी लिखते हैं, सिग्मा 1 डॉट आर सिग्मा 2 डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 3। ये होता है अपने पास टेंसर ऑपरेटर फॉर द स्पिन इंटरेक्शन। जो नॉन सेंट्रल टेंसर पोटेंशियल होता है उसका अपन यहाँ जो S12 है वो टेंसर ऑपरेटर जो स्पिन मैट्रिक्स का फंक्शन के टर्म में डिफाइन किया जाता है। ये सिंपल सी थ्योरी है, ये सब फॉर्मूला इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अपने पास आगे करें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे अपने पास डाइपोल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वहां पर डाइपोल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन में डाइपोल टू डाइपोल इंटरेक्शन होता है, मतलब P1 P2 है तो डाइपोल है। जैसे एज ए स्पिनिंग न्यूक्लियन आल्सो बिहेव्स द डाइपोल, मैग्नेट डाइपोल होंगे। तो दीज आर बाय कपलिंग इंड्यूस से स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को नोट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद होगा ऐसे 3 P1 डॉट आर के P2 डॉट आर के माइनस P1 डॉट P2, इस टाइप के फॉर्म में आता है पोटेंशियल एनर्जी का। जो ऑपरेटर होता है स्पिन ऑपरेटर फंक्शन आता है। तो सिंपली स्पिनिंग पाउली स्पिनिंग मैट्रिक्स आल्सो बी द इक्विवेलेंट टू द इंड्यूस पैरामीटर ऑफ द नॉन सेंट्रल पोटेंशियल एज ए पार्ट ऑफ P1 P2 ऑफ इंड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल आल्सो फंक्शन ऑफ द एनर्जी यूनिट चार्ज सिस्टम में नोट किया गया। तो अपन ये यहाँ पर स्पिन टेंशन मैट्रिक्स को अपन 2 टाइप के डाइपोल इंटरेक्शंस की एनर्जी के बेसिस के ऊपर नोट किया गया। ठीक है, देखो टेंसर ओरिएंटेशन की ऑल एवरेज वैल्यू इट शुड बी 0। अपन यहां मैं S12 की एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। एवरेज वैल्यू ऑफ S12 ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू अपने क्वांटम मैकेनिक एक्सपेक्टेशन वैल्यू में नोट कर। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पूरे होल स्पेस में तो द ओरिएंटेशन इज मे बी पॉसिबल 3 डायमेंशनली इन द सॉलिड एंगल डिस्ट्रीब्यूशन। अपन सॉलिड एंगल कंसेप्ट है वो इसमें हर पार्टिकल के हर पॉसिबल ओरिएंटेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। वहाँ थीटा 0 से पाई और फाई 0 से 2 पाई ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो मतलब अपन को यहाँ वैल्यू जो ऑपरेटर है वो तो दे रखा है क्या, S12 3 लिख लेता हूँ ऊपर में 3 सिग्मा 1 डॉट आर के सिग्मा 2 डॉट आर के माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। ठीक है, where sigma 1 sigma 2 are the Pauli matrices for nucleon first and second. ठीक है, and R is the relatively coordinate between the nucleons. क्लियर सा दे रहे हैं। तो इसका अपन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसका पॉसिबल ओरिएंटेशन एज्यूम करते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। मैं यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करता हूं। ठीक है, लेट दिस एक्स एक्सिस, लेट दिस वाई एक्सिस
लेट दिस z एक्सिस, ठीक है। लेट द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियन सिग्मा 1 अलोंग टू z1, सिग्मा 1 की डायरेक्शन अलोंग टू z है, बाय मीन्स वी कैन राइट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 के कैप या z कैप लिखेंगे यदि वेक्टर में नहीं, एंड सिग्मा 2 इज एट द डिफरेंट एट एंगल 3D में, कोई जो नहीं है जेड एक्स प्लेन में या कौन से प्लेन में, मैं नोट कि एक एज्यूम कर लिया अपना एग्जैक्ट प्लेन में, ठीक है, जेड ये है एक्स है और एट एंगल अल्फा ले लिया, अल्फा शुड भी कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट में सिंपली फॉर्म में लिया है मैंने, अदरवाइज अपनी इधर भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, कहीं पर भी 3 डायमेंशनली ओरिएंटेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ है इधर सिग्मा 2 ओरिएंटेड, तो सिग्मा 2 को अपन वेक्टरली कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकते हैं, तो सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा 2 का पार्ट जेड एक्सिस पर क्या आएगा, सिग्मा 2 कोस अल्फा जेड के प्लस सिग्मा 2 साइन अल्फा एक्स के, जैसा आपने ओरिएंटेशन एज्यूम किया उसके बेसिस को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या एक्स केप जेड केप क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग टू एक्स एक्सिस। अपना ऑब्जर्वेशन इज द एट पॉइंट दिस आर, जो कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट का है, तो मींस एंगल फ्रॉम द जेड एक्सिस द थीटा और एक्स एक्सिस में इसका एक परपेंडिकुलर खींचें तो वो एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनाता है फाई, ठीक है। तो अपन इसे सारे कोऑर्डिनेट अलोंग टू आर एक्सिस से अपन निकाल सकते हैं, तो मतलब वेक्टर आर को कैसे लिखा जा सकता है, आर, तो यहां जो कोऑर्डिनेट आता है इसका जेड एक्सिस पर वो कौन सा आता है, आर कोस थीटा, यहां जो आता है वो आर साइन थीटा आता है, इसके फिर दो कंपोनेंट निकाल सकते, इधर आता है आर साइन थीटा कॉस पाई और इधर आता है जहां अपन इस टाइप से लोड करते हैं तो आर साइन थीटा साइन फाई टर्म आता है। तो बाय दिस पॉसिबल ओरिएंटेशन कॉन्फिगरेशन से आर इज टू आर साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप आर साइन थीटा साइन फाई वाई कैप आर कोस थीटा जेड कैप। और तीन जो पॉसिबल वेक्टर्स थे उनकी वैल्यू अपन ने एक स्पेशली कंसिडर ओरिएंटेशन के बेसिस पर लेते हैं, वेयर फॉर द होल स्पेस थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 to पाई एंड फाई इज द वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो होल पॉसिबल और कि दो स्पिन ओरिएंटेशन ऐसे है, अपना ऑब्जर्वेशन कहीं पर भी लें तो उसके बेसिस पर ओरिएंटेशन की एक एवरेज वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अपन आगे इसका सॉल्यूशन जो अपन को चाहिए वो निकाल लेते हैं। आर के पे निकाले, आर का डिवाइड देखिए, वेक्टर आर में आर का डिवाइड दे दो आर के आ जाएगा, तो वैल्यू सिग्मा 1 डॉट आर के, मतलब इसका प्रोडक्ट इससे करना है। तो एक्स केप में कोई है नहीं 0, वाई केप में कोई नहीं 0, केवल जेड केप में, और आर आएगा नहीं, आर का डिवाइड लग गया, तो सिग्मा 1 कोस थीटा, सिग्मा 1 कोस थीटा वैल्यू आ गई। दूसरा सिग्मा 2 आर केप कैसे निकालें, तो ये रहा सिग्मा 2, ये रहा आर केप, मतलब आर का डिवाइड देने के बाद एक्स केप वाला प्रोडक्ट होगा, तो क्या आ जाएगा, आर नहीं आएगा, सिग्मा 2 साइन थीटा कोस फाई साइन अल्फा
दूसरा जेड केप वाला प्रोडक्ट होगा प्लस ए डॉट वी जो होता है सिग्मा 2 कोस थीटा कोस अल्फा। दूसरा एक वैल्यू और निकाल दिया सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 ए डॉट बी जेड केप वाला करना है केवल, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कोस अल्फा। ये तीनों कैप्सूल्स वैल्यूज है, यू कैन सब्स्टिट्यूट इन S12 ऑपरेटर। ठीक है, अपने इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ दो इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन, जैसे अपन मतलब S12 ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो 1/4 सॉलिड एंगल 0 से 2 पाई से पाई S12 ऑपरेटर और साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये कहाँ से आया? साइन थीटा थीटा डी ओम ले लिया, टोटल सॉलिड में 1/4 पे आ गया, सेम वैल्यू तो वही है, केवल इंटीग्रेट ऑल द होल पॉसिबल ओरिएंटेशन, होल स्पेस के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 4 पाई टोटल सॉलिड एंगल कंसेप्ट से टोटल ओरिएंटेशन होता है, और ये डी ओम की वैल्यू साइन थीटा थीटा डी फाई होती है। तो उसमें दो इंटीग्रेशन अलग अलग बन जाएंगे, दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे, तो ये वैल्यूज अपन को गिवन है। मैं आपको पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन वैल्यू के 3 बाहर आ जाएगा 4 पाई, वैल्यू कौन सी रखनी है? इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और 3 बाहर ले लिया। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई 5 की लिमिट है। यहां इन दोनों का प्रोडक्ट सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो दोनों में कॉमन आएगा। पहले में कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन अल्फा, मल्टीप्लेक्शन हो गया। दूसरे में प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस अल्फा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों में कॉमन ले लिया। ये इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और डी फाई तो रहेगा। सेकेंड इंटीग्रेशन टर्म -1/4 पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन में बाहर जो आएगा बाद में सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी बाहर आएगा, कांस्टेंट है। 0 से 2 पाई 0 से पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 कोस अल्फा साइन थीटा डी फाई। ये लिए अपने पास दोनों इंटीग्रेशन छोड़, ठीक है। मतलब अपन ने जो वैल्यू फाइंड की थी सिग्मा 1 सिग्मा 2 के पॉसिबल ओरिएंटेशन के लिए, वो वैल्यू पॉसिबल एंगल टर्म में अपनी डिपेंड कर दी। इसके अंदर केवल वेरीज है थीटा और फाई, अल्फा सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो एक बार इंटीग्रेशन को 3 इंटीग्रेशन टर्म में तोड़ देते हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर ले लेते हैं। पहले टर्म इसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो आएगा ही, ठीक है। पहले में कॉस फाई, ये नहीं, साइन अल्फा कॉमन आएगा, नीचे 4 पाई है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 0 से पाई।
अब क्या बचा, कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई, और साइन थीटा तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी फाई। फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई। सेकेंड वही प्लस में ही है, 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये भी कॉन्स्टेंट है, कोस अल्फा कॉमन आ जाएगा अपॉन 4 पाई है इंटीग्रेशन, जीरो से 2 पाई, 0 से पाई, क्या टर्म बची, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी साइन थीटा और डी थीटा डी फाई। फोर्थ में सिग्मा 1 सिग्मा 2 कोस अल्फा कॉमन है, 4 पाई बार था, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 0 से पाई, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये 3 इंटीग्रेशन सेपरेटली सोल्व करना है, ठीक है। और इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपन वी वांट टू डिजायर द वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेशन या एवरेज एस्टिमेट इज 0, अपन इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अपन एक एक इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पहले ये लेता हूँ, इसमें फाई का एक है और थीटा के 2 वेरिएबल है, तो अलग अलग कर लेते हैं। 0 से 2 पाई कोस फाई डी फाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेटली सोल्व करें, तो इसको तो टी सब्सिट्यूट साइन थीटा बराबर टी मान लेंगे, तो कोस थीटा डी थीटा बराबर डी टी, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट। इधर देखो साइन कोस फाई का साइन फाई, और साइन फाई पर लिमिट 0 पाई 0 ऑल ओवर टू 0। कि दो अपने पास एक इंटीग्रेशन है ये कोस फाई पर केवल, और वहां का 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, इस इंटीग्रेशन इसमें फाई का कोई वेरिएबल नहीं है, तो फाई तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे कि 2 पाई, तो मतलब 2 पाई, इंटीग्रेशन लिमिट केवल एक थीटा की बची, जिसमें कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर टी सब्स्टिट्यूट कर लें, इसको सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन से कि लेट कोस थीटा बराबर टी लें, कोस थीटा इजकल टू टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इजकल टू डी टी, लिमिट 1 to -1, 1 से -1 और नेगेटिव साइन आ जाएगा, और टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर टी क्यूब अपॉन क्यूब, और नेगेटिव 1 से -1, तो -1/3, तो यहाँ ले लो -1/3 तो बाहर आ गया, ठीक है। पहले -1 -1, तो -2 मतलब 2/3,
और 2 पाई चलता आ रहा है अपने पास, तो यहाँ 2 पाई, यहाँ 2 पाई, 2 पाई, तो मतलब 4 पाई बाई 3। इस सेकंड डबल जो इंटीग्रेशन है इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई 4 पाई बाई 3, इसकी जगह अपन 4 पाई बाई 3 रख लें, ठीक है, सेव रख लेते हैं, होल्ड रखे, इसमें वैल्यू अपन यहाँ 0 आ गया फर्स्ट में, सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू फिक्स 4 पाई बाई 3 है। केवल थर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसको यहां कर देते हैं शो। इसमें 5 वाला तो वही 2 पाई, ठीक है, 0 से पाई और साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, तो माइनस बाहर, -1 तो मतलब 2, अब 2 पाई है ही, तो मतलब सीधा ही है 4 पाई हो गई। लास्ट वाला जो सर्किल इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 4 पाई आ गई, मतलब इस इंटीग्रेशन की टोटल वैल्यू 0, सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू 4 पाई बाई 3 पॉजिटिव में, और फोर्थ इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव में 4 पाई। यदि सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू चल रही है S1, ठीक है, पहला 0 हो गया, दूसरे में देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, σ1 σ2 कोस अल्फा, 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, माइनस उसमें 4 पाई कैंसिल हो गया, σ1 σ2 कोस अल्फा मीन्स 0। क्या अपने पास ये जो स्पिन टेंसर ऑपरेटर था उसकी एवरेज वैल्यू टेक टू 0, ठीक है, प्रूव करने के लिए आ सकता है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू 1 2 इज, तो अपन 0 वैल्यू आएगी इसकी, या अपन प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पिन मैट्रिक्स SN2 इज 0, तो अपन को यहाँ तक प्रूव करना होगा। अपने पास इसी सीरीज में से अपन कई बार इसी न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आ गई, और इसी न्यूमेरिकल टाइप में अपन को इसकी रेडियस की, किसी ड्यूटेरॉन के लिए मान लो कि रेडियस से एवरेज रेडियस निकलवाता है, एवरेज रेडियस क्या होगा, जैसे अपने को फंक्शन दे देते हैं, द रेडियल फंक्शन u इज ए कांस्टेंट a e की पावर माइनस अल्फा, जैसे आउटसाइड फंक्शन है वैसे ये न्यूक्लियस के, इनसाइड टू रेंज फाइनाइट, इनसाइड का तो अपने पास साइन फंक्शन आता है, मतलब इज एट 0 to infinity वैलिड फॉर द ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस मान लेंगे। यहां अपने पास a की जो वैल्यू है वो नॉर्मलाइज कंडीशन से निकाल सकते हैं अपन, ये फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज फॉर ए सिस्टम, सिस्टम के लिए है तो नॉर्मलाइज होना चाहिए। देन फाइंड, इसमें क्वेश्चन आता है, फाइंड द एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ रेडियस, जैसे ड्यूटेरॉन के लिए तो ड्यूटेरॉन की एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, यहाँ अपने एवरेज वैल्यू से नहीं लेके अपन आरएमएस वैल्यू की लेता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो मतलब हम क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वी वांट टू फाइंड आर स्क्वायर
की वैल्यू चाहते हैं, आर स्क्वायर की एवरेज RMS वैल्यू चाहते हैं, इसको रूट स्क्वायर के रूप में अपन नोट कर सकते हैं। तो देखो एक अपन RMS वैल्यू का स्क्वायर करके फिर इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें, ये आता है। यहां मैं आर स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अपन रूट ले लेंगे और ये सॉलिड एंगल कंसेप्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं कि अपन ऑल ऑफ पॉसिबल कोऑर्डिनेशन में। तो अपने पास फंक्शन की जो वैल्यू है यू आर रेडियल फंक्शन में है केवल, सॉलिड एंगल साइन थीटा कोस थीटा के अंदर अपन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, केवल रेडियल फंक्शन के टर्म में इसकी एवरेज वैल्यू निकालें। तो अपन इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें और एक आर की वैल्यू निकालें, दोनों के लिए कि अपन फॉर्मूला दोनों के लिए लिख सकते हैं ये आर। तो इसके लिए और फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा 0 to infinity u स्टार आर स्क्वायर यू और डी आर। ठीक है, और नीचे नॉर्मलाइज कंडीशन से वो तो 1 वैल्यू है, प्रूफ करनी है अपन को 0 से इंफिनिटी। यहां इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे आर की, तो 0 to इंफिनिटी आर यू फंक्शन ऑफ आर और डी आर, और नीचे एवरेज वैल्यू ऑफ 0 to इंफिनिटी यू आर यू डी आर। तो अपन रेडियल पार्ट में और जो स्पेरिकल हार्मोनिक पार्ट में इन इक्वेशन को जब सेपरेट करते हैं और यहाँ सॉलिड एंगल कंसेप्ट की जब वैल्यू आती है, साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है उनका मान अपन 1 लिख लेते हैं, तो उस कंडीशन में अपने पास डी आर के साथ एक आर स्क्वायर टर्म होगा, जैसे मैं डी वॉल्यूम D2 है तो इसको अपन स्पेलर कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखते हैं साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो दिस पार्ट इज द सॉलिड एंगल कंसेप्ट। तो वो तो एक सॉलिड एंगल कंसेप्ट 1/4 का डिवाइड देंगे 4 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अपन पास डी आर भी आता है इसमें, आर स्क्वायर डी आर पार्ट बचता है। तो आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, कभी डायरेक्ट यू का न करके कि रेडियल पार्ट ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो उस समय अपन डायरेक्टली अपन रेडियल पार्ट का डी आर क्वेश्चन न करके क्या किया जाता है, आर स्क्वायर के साथ इसका वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, वो कंसेप्ट पार्ट यहां से आता है। इसकी नॉर्मलाइज कंडीशन से अपन इसकी वैल्यू अल्फा है, अल्फा के टर्म में आएगा अपन ए जो कांस्टेंट है ए की अपन नॉर्मलाइज कंडीशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, वो अल्फा के टर्म में आएगी, यहाँ कोई कांस्टेंट है अल्फा। ठीक है, तो अपन इसे नॉर्मलाइज कांस्टेंट से कांस्टेंट ए निकाल सकते हैं। गिवन क्वेश्चन में गिवन हो कि दिस रेडियल फंक्शन फ्रॉम 0 to infinity फॉर द ड्यूटेरॉन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस या RMS वैल्यू फॉर द आर स्क्वायर या आर। तो अपन रेडियस अपन दोनों फॉर्मूले अप्लाइड करके इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके इसके एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटीग्रेशन प्रूफ के लिए अपने पास इसी सीरीज में आता है, वो मैं आपको लिख देता हूं जो अपन न्यूमेरिकल टाइप में सोल्व होता है। जो प्रूफ करना होता है अपन को, देखो ड्यूटेरॉन के लिए मतलब न्यूक्लियो सिस्टम के लिए अपने दो फंक्शन डिफाइन किया था, u और v। u इनसाइड का नाम दे दूं, इनसाइड फंक्शन u इन, वो था a साइन के आर, मतलब इफ 0 to r b, एंड u आउटसाइड फंक्शन डिफाइंड किया था कोई b e की पावर माइनस अल्फा। ठीक है, इफ 0 to r इंफिनिटी आउटसाइड रीजन होता है, चाहे ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं, अल्फा और के एनर्जी के फंक्शंस हैं जो रूप में अपने माना था। मतलब यहाँ एक रेस्टिगेशन कंडीशन है अपने पास के कोट के बी इजकल टू माइनस अल्फा, ये रिलेशन है अल्फा में के में। आपको याद आ रहा होगा
ड्यूटेरॉन की ग्राउंड स्टेट एनालिसिस स्टडी रेडियल पार्ट के लिए जब कर रहे थे तो अपने उसी कंटिन्यूटी इक्वेशन जब यूज़ की थी कि दोनों बाउंड्री आर बराबर ए पर कंटिन्यूस, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, उनका डिवाइड करने पर ये रेस्टिगेशन है जो अपन यूज़ कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये अपने पास ये आता है कि जो वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटिव पी ई की पावर माइनस अल्फा आर डी आर, ये इंटीग्रेशन है इस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू बी, यहाँ 20 से है सॉरी, बी टू इन्फिनिटिव, और यहाँ है 0 से बी ए साइन के आर डी आर। ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन b2 की पावर में आउटसाइड वेव फंक्शन का प्रोबेबिलिटी इनसाइड की प्रोबेबिलिटी की डबल होती है। अब वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का भी यू स्क्वायर आता है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन का जो वेरिएशन फ्रॉम रेंज टू 0 टू b है वो b से इन्फिनिटी में डबल होता है। प्रोबेबिलिटी के लिए फंक्शन क्या आता है, ये आता है यू स्क्वायर करते हैं, जैसे इनसाइड प्रोबेबिलिटी निकालते यू स्क्वायर डी आर आता है, और आउटसाइड प्रोबेबिलिटी निकालते यू आउट स्क्वायर, स्टार और स्टार को मल्टीप्लाई करके निकालते। तो इस इंटीग्रेशन को अपन को प्रूफ करना है, जो रेस्टिगेशन ये दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा ध्यान दे लीजिए कि अपने पास वी नो दीज फंक्शंस आर डिफाइंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस, ठीक है, विथ रेंज एंड विथ द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एट बाउंड्री। By these relation we want to prove, आप प्रूफ करना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज ट्वाइस ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो अपन को सेपरेटली दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ दिख रहा होगा कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो कांस्टेंट कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो कांस्टेंट्स को अपन को एलिमिनेशन करना है। अपने पास एक कंडीशन दे रखी है के कोट बी माइनस अल्फा, मतलब के बी जो अल्फा और के जो कांस्टेंट्स हैं, तो इनका अपन जब इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड करने पर कंटिन्यूटी इक्वेशंस की कंडीशन से जो रेस्टिगेशन है उसके द्वारा वैल्यू करके दोनों को प्रूव करना है। तो दोनों को प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू सेपरेट फाइंड करेंगे, इसकी भी सेपरेट वैल्यू निकालेंगे और इसकी भी सेपरेट, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस सेंस प्रूफ। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में अपन इस इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करेंगे।